नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है आपका कोर्स में। आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा। जी हाँ, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम देता है, आपकी रातों की नींद इसने उड़ा रखी है, तो आज से आपको ये समस्या नहीं आएगी। आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आज आपको ये समझ में आने वाला है। बस शर्त यह है कि आप ज़रा थोड़ा धैर्य बना के एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। अब होता क्या है कि जब भी हम जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम उसको सिर्फ संविधान की नज़र से देखते हैं। लेकिन है क्या कि ये जो मूल ढांचा है ये हमारे चारों तरफ है। हमारे घर का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमारी दुकान का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है, हमारे स्कूल का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि भाई आपको नखून जो है वो छोटे छोटे रखने हैं, आपको शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना है, लाइब्रेरी में हल्ला गुल्ला नहीं करना है, बम नहीं फोड़ना है। हम तो बम फोड़ देते थे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो सिर्फ संविधान नहीं है। यहाँ पर हम इस चीज़ को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला ये कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये तो बताया जाता है कि कोर्ट्स ने पहले ये जजमेंट दिया, फिर वो जजमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को अपनाया। लेकिन अगर यही समझ में नहीं आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो रायता वैसे का वैसा ही फैला पड़ा रहेगा। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ये वाली चीज़ कि कोर्ट ने कैसे इसको इवॉल्व करा। पहले उसमें हामी भर दी, फिर बाद में मना कर दिया, बाद में उसने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मत छेड़ना, बाकी जो चाहे वो कर लो। तो इन दो तरीकों से हम देखने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब मान लीजिए ये एक मकान है जो मैंने किराए पे लिया है। अब इस मकान में मैं रह रहा हूं और मैं क्या करता हूं, मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं, मुझे इधर उधर लगाने हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार पर पूरा का पूरा इसको कीलों से छलनी कर दिया और पूरा 100-200 तस्वीरें उसमें टांग दी। अब अगर एक दो फोटो होता तो कोई मना नहीं करता। अब आती हैं आंटी जी देखती हैं कि इसने तो दीवार पे पूरा जो है गोलियां चला दी हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम इस दीवार पे इतनी सारी कील नहीं ठोक सकते। मैंने कहा ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो फिर आती हैं। अब मैंने क्या किया, उन्होंने तो कहा था इस दीवार पे नहीं कर सकते, मैंने इस दीवार पे कील ठोक दी। वो कहती हैं कि बेटा जी मैंने आपको कहा था आप दीवार पे कील नहीं ठोक सकते। तो मैंने क्या कहा, आंटी जी आपने कहा था कि इस पे नहीं ठोक सकते, इस पे थोड़ी कहा था। तो आंटी जी ने कहा बेटा ऐसा है, देखो तुम किसी भी दीवार पे कील नहीं ठोक सकते और इन सबको ठीक करवाओ। मैंने कहा ठीक है। अब फिर से क्या होता है, थोड़े दिनों बाद किराए का समय आता है और आंटी जी आती हैं और क्या देखती हैं कि ये तो महानुभाव है, कलाकार है, क्योंकि अब की बार मैंने कीले जो हैं वो छत पे ठोक रखी थी। यहाँ मुझे तो अपने फोटो टांगने थे, मुझे तो मोटिवेशन चाहिए था। तो आंटी जी को समझ में आ गया कि ये तो ज्ञानी आदमी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। इन्होंने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, इस घर का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इस घर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तुम इस घर में रह रहे हो, जो तुम्हें करना है वो करो, जो जितने बजे तुम्हें उठना है उठो, जितने बजे सोना है सो, जिसको लाना है लेके आओ, लेकिन इस घर के तुम बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जो है कि इतनी सारी कील ठोक दोगे। तो वो उस घर का बेसिक प्रिंसिपल्स है। आपके घर के, आपके फैमिली के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई किसी की फैमिली के बेसिक प्रिंसिपल्स में चिकन खाना अलाउड हो सकता है, किसी के में नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो हो सकता है आप चिकन आपके घर में नहीं बनता हो, लेकिन अगर आप पंजाबी है तो बल्ले बल्ले। तो ये आपके घर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हर किसी के बेसिक स्ट्रक्चर होता है घर का। कोई रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं आ सकता, किसी के घर में मदिरा जो है वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर इस घर में उन आंटी जी ने ये बोल दिया कि इस घर के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं करना, फिर जो चाहे वो करो। अब यहाँ पर दूसरे में क्या होता है कि आप जो है, आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपने क्या करा, आपने ड्रेस खरीदनी है। अब आपने क्या करा, आपने ये पहली वाली ड्रेस खरीदी लिफाफे जैसी, और जैसे ही आप बाहर आए, आपके पिताजी बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, सीधे पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो कि वहाँ मतलब पार्सल हो जाओगे, सीधे उसमें डाक खाने में जाके गिर जाओगे और शादी सीधे डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे। तो उन्होंने कहा ये नहीं पहन सकते। उन्होंने कहा ठीक है ये नहीं पहन सकते। आपने जो है फिर ये दूसरा तरीका ढूंढ लिया, दूसरी वाली आपने ड्रेस पहन ली। फिर पिताजी ने कहा कि नहीं भैया ये नहीं कर सकते। फिर आपने एक ट्राई करा कि अब की बार आपने सुपरमैन बनने की कोशिश करी और अंडरवेयर्स को जो है कपड़ों के ऊपर पहन लिया। अब पिताजी को समझ में आ गया कि यार ये तो जो है कलाकार आदमी है, इससे ऐसे बात नहीं बनेगी। इसीलिए पिताजी ने यूनिवर्सली कह दिया कि बेटा जो पहनना है पहनो, मेरी तरफ से कुछ ही पहनो, तुम कुछ भी पहन के बाहर निकलो, लेकिन अगर वो घर के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ मुझे लगेगा तो मैं तुरंत से तुमको मना कर दूंगा। अगर आप सलवार सूट पहन के निकले, लड़के हैं आप, फ्रॉक पहन के निकले, तो
जाहिर सी बात है कि आपके पिताजी आपको मना कर देंगे, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है उस घर का, बेसिक वैल्यूज़ हैं कि आप ऊट पटांग कपड़े नहीं पहन सकते। अब ये है कि ये लिखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 20 लाख भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लाल पैंट, हरी शर्ट, हरी पैंट, लाल शर्ट, पीली शर्ट, काली पैंट, पीली शर्ट, ऐसे दुनिया भर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो देखने में भद्दे लगें, और बावजूद उसके ये स्कोप हो सकता है कि आप अगर ऐसे ही कलाकार हैं तो कुछ और ढूंढ लाएंगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उस घर का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कपड़े ऐसे पहनने हैं, खाना ऐसा खाना है, और बाहर आप कैसे बिहेव करेंगे, मेहमानों के सामने कैसे बिहेव करेंगे। एक दुकान का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है कि भाई दुकान जो है 10 बजे खुलनी चाहिए, रात को 8 बजे बंद होनी चाहिए, और दुकान में अगर आपके दोस्त आ रहे हैं और दुकान में वहीं पार्टी हो रही है तो ये उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। अगर है तो आपकी दुकान ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो हर चीज़ में एक दुकान का भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और ठीक उसी तरीके से हमारे समाज का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। वो क्या है? आपके आसपास है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की देर है। आपने देखा होगा बचपन से आपको क्या सिखाया जाता है, ए बेटा झूठ नहीं बोलना है, ए बेटा किसी को गाली नहीं देनी है, ए बेटा अच्छा काम करो, गाय को पानी पिलाओ, लोगों की भलाई करो, ये सब आपको सिखाया जाता है। ये समाज के प्रिंसिपल्स हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल है। अब समाज में किसी को मारना जो है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो आप नहीं कर सकते। ऐसा भी एक समय था जब समाज में मारना अलाउड था। आपने देखा होगा जो मतलब पुरानी कौम थी, जो पुराने हज़ारों साल पहले कबीले थे, उसमें ये भी बात होती थी कि ये जितने ज़्यादा लोगों को आप मारोगे उतना आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर बेसिक जो वैल्यूज़ थी उसमें लोगों को मारना अलाउड था। लेकिन आज के समय में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है समाज का, सोसाइटी का, उसमें ये काम अलाउड नहीं है। तो ये आप अपने आसपास देख रहे हैं। अब ये लिखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, झूठ नहीं बोलना, पानी पिलाना, चिड़ियों को दाना डालना, और लड़ाई मत करना, अच्छे काम करना, माता पिता की सेवा करना, ये दुनिया भर के हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिख दिया और लिखने के बाद में कोई पॉइंट निकला, आप ये कहोगे ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज़ को अच्छा बुरा मानोगे। आपने चोरी करी, गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई गलत काम किया लेकिन उससे किसी का जीवन बचता है तो वो अच्छी बात हो जाएगी। आप चोरी करके लाए, चोरी करके आपने 20 भूखों का पेट जो है वो भरा, तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे चारों तरफ है। हर चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी हो, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो क्या है? अब अगर आप ये देखेंगे, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किताबों में आपको 20-25 पॉइंट्स दे रखे हैं। सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे ऊपर रहेगा उससे ऊपर पार्लियामेंट भी नहीं हो सकता, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ऐसे तमाम 20 से 25 पॉइंट लिखे हुए हैं आपकी किताब में, और आपको समझ में आता है कि उसको रट लो, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे आगे 26वां पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है। पहले केस में कुछ निकल के आए, फिर दूसरे केस में कुछ और निकल के आए, फिर कुछ और निकल के, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती रही। और ये है क्या एक्चुअली में? अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये और कुछ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ही तो है। अगर आप बोलेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अपनाया? क्योंकि अंग्रेज हम पर अपनी मनमानी कर रहे थे, तो हमारे समाज ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। हम भारत के लोग, वी द पीपल, क्योंकि हम पे अगला कोई व्यक्ति ऐसा कर ना सके। हमने कहा भारत की एकता हमारा जो है सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर में, तो जाहिर सी बात है आप बाहर निकलेंगे तो आपको यही सिखाया जाता है कि भाई भाईचारा बनाओ, दूसरे से लड़ाई मत करो। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता हमें सिखाई जाती है कि भाई सभी धर्मों को एक भाव दो। तो ये समाज ही तो है, सोसाइटी ही तो है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि भाई आपके इलेक्शन जो है तो वो मतलब ऐसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। कहीं किसी तरीके से उसमें ऐसा ना हो किसी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली, किसी ने पैसे दे के आपको वोट ले लिए, तो ये तो समाज में गलती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो कोर्ट ने समय के अनुसार देखा कि अच्छा ये चीज़ समाज के खिलाफ है तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दो, ये संविधान के खिलाफ है तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दो। तो इस तरीके से ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये और कुछ नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ही है।
अब बात यह है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर निकल के क्यों आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंटी जी ने एक दो बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन हमें तो वो काम करना ही था। तो इसीलिए अब आंटी जी को फाइनली एक ऐसा प्रिंसिपल अपनाना पड़ा जिससे वो समय पे डिसाइड कर सकें कि ये काम ठीक है, ये गलत है। ठीक उसी तरीके से आपके पिताजी को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि पहले दूसरे केस में आपने उटपटांग काम करे तो उनको समझ में आया कि भाई अब एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल लाना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपकी दुकान में बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आप समय पे नहीं जा रहे थे या कुछ और आपके दोस्त लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर इसी वजह से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर अपनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि ग्राहक ही देवता है, या फिर लिखा होता है कृपया उधार मांग कर शर्मिंदा न करें। तो वो क्या है, उस दुकान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसको लिखा क्यों नहीं गया है, यहां पर भी नहीं लिखा गया, यहां पर भी नहीं लिखा गया, यहां पर भी नहीं लिखा गया, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। ये समय के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं हम ये कि इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो होता ये है कि जब कांग्रेस अपनी सरकार बना रही थी तो उसने लोगों से वादे किए थे कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेगी, भूमि सुधार कानून लेके आएगी। क्या करेगी कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, उनसे ज़मीन लेगी और छोटे काश्तकारों को, पीजेंट्स को वो ज़मीन देगी। वो ये काम लैंड रिफॉर्म्स कानून से करेगी। अब होता क्या है, अमूमन हम अगर एक घर का एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी समाज में यही होता है कि भाई जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो बाहर का काम देखेगा। उसका काम है कि पैसा कमा के लाना और बच्चों को पढ़ाई करवाना। और जो मम्मी होती है उनका काम ये होता है कि भाई घर में क्या बनेगा, दाल बनेगी, चावल बनेगी। आज मॉडर्न सोसाइटी में तो ये सब बराबर हो गया है, लेकिन ये अमूमन सिर्फ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास सेंटर होता है, सेंटर के काम अलग होते हैं, स्टेट के काम अलग होते हैं। जो स्टेट के काम होते हैं वो सेंटर नहीं कर सकता, जो सेंटर के काम होते हैं वो स्टेट नहीं कर सकता। और जो जमीन है वो सेंटर का कामों में है, यानी कि जमीन से संबंधित नियम और कानून स्टेट बनाएगा, सेंटर नहीं बनाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब सरकार बन गई कांग्रेस की, तो अब जिम्मेदारी आ गई स्टेट्स के ऊपर कि भाई भूमि सुधार कानून बनाओ और बड़े जमींदारों से जमीन लेके छोटे लोगों को देनी शुरू कर दो। अब बिहार ने ये काम शुरू कर दिया, पंजाब ने ये काम शुरू कर दिया, केरल ने ये काम शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश ने ये काम शुरू कर दिया, सब जगह काम शुरू हो गए। लेकिन समस्या क्या आई, जो समस्या थी वो थी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स डाले गए, मूल अधिकार डाले गए। आपके मूल अधिकार क्या है, आपको धर्म का अधिकार है, आप जो चाहे वो धर्म अपना सकते हैं। आपको कहीं भी रहने का अधिकार है। आज मैं इस घर में रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ, मेरे पास पूरी छूट है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह सकता हूँ, मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, मैं जो चाहे वो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन मेरे पास। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक उसी तरीके से एक फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। जो बड़े बड़े जमींदार हैं, अगर उनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी तो संपत्ति का अधिकार वो बचा रहा था। अब वो बात तो ठीक नहीं है, किसी एक आदमी के पास इतनी बड़ी संपत्ति हो गई। दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेजों के टाइम से हुआ था, एक ऐसा नियम कानून बना। जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तब उसको देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति थे, तो कैसे बड़ी छोटी, मतलब एक बहुत सारी जमीनों को इकट्ठा करके एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी गई। और कांग्रेस ने ये वादा किया कि जो जमीनें अंग्रेजों के टाइम पे किसानों से छीनी गई थी वो हम उनको वापस दिलाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम थी राइट टू प्रॉपर्टी। अब राज्यों ने कानून बनाने शुरू करे। समस्या क्या आई कि जब कानून बनाने शुरू करे तो इस कानूनों को चैलेंज किया जमींदारों ने कोर्ट में कि भाई जब हमें संपत्ति का अधिकार है तो आप कैसे बना सकते हैं। अब हुआ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो फेवर में फैसला सुनाया सरकार की कि नहीं जी, कानून बना सकते हैं आप, और आप जमींदारों से जमीन लेके काश्तकारों को दे सकते हैं। नागपुर हाई कोर्ट ने भी ऐसा कहा। लेकिन बिहार पटना हाई कोर्ट ने इसकी खिलाफत करी और सरकार से कहा कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है संपत्ति का, ये नहीं कर सकते। तो कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। इसीलिए अब केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई और एक बाईपास बनाने की कोशिश करी। बाईपास क्या होता है, जब हम किसी शहर में जा रहे होते हैं, हमें दिल्ली से बरेली जाना है तो बीच में मुरादाबाद पड़ेगा और मुरादाबाद से हम बचना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तो हम बाईपास से निकलेंगे। बाईपास से निकल के हम सीधे बरेली पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरीके से संपत्ति का अधिकार अड़चन आ रहा था, मुरादाबाद एक प्रॉब्लम थी, मुरादाबाद का ट्रैफिक एक प्रॉब्लम था, तो हमने बाईपास ले लिया। अब जब संपत्ति का अधिकार आ रहा था तो सरकार ने बाईपास ले लिया। वो बाईपास क्या था कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है वही फाइनल है, वही वर्ड्स फाइनल है। तो इन्होंने, सरकार ने संविधान में ही लिख दिया कि आपसे आपकी संपत्ति ली जा सकती है, आपसे आपकी संपत्ति ली जा सकती है कुछ स्पेशल केसेस में। वो स्पेशल केस क्या थे? वो स्पेशल केस थे कि अगर
लोकहित की बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के भविष्य की बात हो रही है, तो आपसे आपकी संपत्ति का अधिकार दिया जा सकता है। अगर सोशली और बैकवर्ड जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भलाई के लिए अगर कोई सरकार नियम कानून बनाती है तो वो बन सकता है। इस पर संपत्ति का अधिकार जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता, खड़ी नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये जो इवोल्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर का वो बहुत जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसको अगर दुनिया अपने मोहल्ले के सारी गलियों में घुमाओगे कि भाई ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसको अगर आप जब आता है तो आप बड़ी बड़ी चीज़ दिखाते हैं कि मॉल घुमाने ले गए, बड़ा मंदिर है कोई वहाँ ले गए, तो इसीलिए अभी मैं आपको सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हुआ क्या था। फिर जब फंडामेंटल राइट्स का पूरा लेक्चर खत्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 31 से 31B, फिर 9 शेड्यूल, 15 सब क्लास 4, अभी इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बाईपास करके ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपसे आपकी संपत्ति ली जा सकती है। अब इसको किया गया पहले संविधान संशोधन से। जब भी संविधान में संशोधन होता है, चेंज होता है, अमेंडमेंट होता है, तो उसको एक नंबर दिया जाता है। ये था पहले नंबर का 1951 में। इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार के खिलाफ केस डाला गया। 1951 की बात है। लेकिन इसमें कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सरकार के फेवर में यह फैसला था कि सरकार संविधान को संशोधन कर सकती है और मूल अधिकारों का भी संशोधन कर सकती है। ये यहां पर कोर्ट ने फैसला सुना। और फैसले का बेस क्या बताया? दरअसल संविधान में लिखा है कि सरकार कोई भी ऐसा लॉ, LAW, सरकार कोई भी ऐसा लॉ, अगर हम आम रोजमर्रा की बात करें तो मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं लॉ का मतलब बहुत कुछ समझ सकता हूं, लॉ, नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, ऐसे। लेकिन संविधान में जो चीज लिखी हुई है उसको बड़ा रिजिडली उसी तरीके से देखा जाता है। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो संविधान में आप चेंज कर रहे हैं, उसको हम लॉ नहीं कहेंगे, वो लॉ नहीं है। अब वो लॉ ही नहीं है। संविधान कह रहा है कि सरकार कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे आपका जो मूल अधिकार है वो छीन लिया जाए। कोर्ट कह रहा है कि संविधान संशोधन लॉ ही नहीं है, इसका मतलब बाईपास हो गया। आप बनाइए, नियम कानून बनाइए, उसको तो लॉ ही नहीं माना गया। तो यहाँ पर सब जो कोर्ट है उसने सरकार का फेवर लिया और इस तरीके से अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी कि वो मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती थी, क्योंकि भलाई के लिए काम हो रहा था। जैसे वहाँ पर क्या हुआ कि आपने घर में कील ठोकी, जब तक आप बहुत सारी कील ठोक रहे थे तब तो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब आंटी जी आई किराया मांगने, आपने कहा कि आंटी जी मैंने तो कील ठोक दी। आंटी जी ने देखा, लेकिन आंटी जी तो खुश हुई। क्यों? क्योंकि इस बार आपने कील ठोक के दरवाजा ठीक करा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी दरवाजे में, तो यहां पर ये चीज ठीक थी। इसीलिए कोर्ट ने फेवर में फैसला सुनाया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 1964 में एक बार, इससे पहले कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र कर चुकी थी। एक केस हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। ऐसी प्रॉपर्टी के केस चल रहे थे तमाम, वो समय ही दौर ही ऐसा था। एक तरफ तो वादे कर रखे हैं कि प्रॉपर्टी देंगे, एक तरफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी भी है, तो डेडलॉक हो रखा था। तो ऐसी केस चले जा रहे थे। तो इस केस में 1965 के केस में एक साल पहले 1964 में, क्योंकि 1965 में इसका जजमेंट आया था, उससे एक साल पहले, और आपको पता है भारत में केस लंबे लंबे चलते रहते हैं, तो 1964 में जो एक जज थे उन्होंने एक देश से देखा कि वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बेसिक स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। और ये देश कौन सा था? ये बहुत ही जबरदस्त, खतरनाक, बेहतरीन आपका पड़ोसी मुल्क द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वहां से हमने ये अपना इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन जिस जज ने वो बात करी थी वो थे जस्टिस कॉर्नेलियस। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात पाकिस्तान में क्यों हो रही थी, क्योंकि वो थे जस्टिस कॉर्नेलियस। सोचिए, अब 1965 तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं मानी। अब होता क्या है, दो बंधु थे गोलकनाथ ब्रदर्स, जिनके पास जमीन थी 500 एकड़ की, 500 एकड़ की। अब पंजाब की सरकार ने नियम कानून बनाए कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम पे जोर मत डालिए अभी। तो पंजाब ने ऐसे नियम कानून बनाए और इस नियम कानून के मुताबिक ये जो गोलकनाथ ब्रदर्स थे, इनकी जमीन कब्जे में आने वाली थी सरकार के 500 एकड़ से। इन दोनों के पास 30-30 एकड़ रह जानी थी इस नियम कानून के अनुसार। और
सरकार ने कहा कि भाई जो 500 एकड़ की ज़मीन है उसमें से कुछ ज़मीन तो उन काश्तकारों को देंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं, और बाकी ज़मीन सरप्लस हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो सरकार के पास आ जाएगी। सरकार अब देखेगी किसको बांटनी है, और जिसकी ज़मीन है 500 एकड़ और 60 एकड़, ज़मीन आसमान का अंतर है, 100 भी नहीं पहुँच पाए, इन्होंने मारा केस सरकार पे, पंजाब की सरकार पे। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। यहाँ पर कोर्ट अब की बार अपना फैसला बदलने वाली है, और इस बार वो सरकार के अपोजिशन में फैसला सुनाने वाली है। वो क्या कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, ये अलौकिक है, ये जो है मतलब दैवीय हैं, इनकी तुलना भगवान से करी, और इनको इसीलिए जो है हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जहाँ पर संविधान में वो प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आप संविधान को चेंज करेंगे, दरअसल जब भी आपको संविधान चेंज करना होता है तो ऐसे नहीं कि आपने पेंसिल उठाई, रबड़ उठाई और लिख दिया उसमें मिटा के, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, संसद में पूरा प्रोसेस घूमता है। तो कोर्ट ने कहा कि जहां पर वो प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आप संविधान में संशोधन करेंगे, वहां पे पावर नहीं लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को संशोधन करने की। मतलब कि भगवान ने आपको दांत तो दिए हैं, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला है खाना खाओ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो कोर्ट ने यहाँ पर यह फैसला सुनाया कि आपके पास एक तो पावर नहीं है क्योंकि वहां पर प्रोसेस लिखा हुआ है, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स अलौकिक है, दैवीय है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सरकार के पाले से बॉल निकल के कोर्ट में चली गई। अब सीधी सी बात है कि आपके पापा ने जब आपको पहली बार बोला था कि ये कपड़े नहीं पहन सकते, तो आपने दूसरा तरीका अपनाया। जब आंटी जी ने कहा ये नहीं कर सकते, तब आपने दूसरी दीवार ढूंढी, फिर दीवार की बजाय छत ढूंढी। तो अब सरकार की बारी थी वो दूसरा कपड़ा और दूसरी छत ढूंढने की, दूसरी दीवार ढूंढने की। सरकार ने क्या करा, सरकार ने देखिए जो भी संविधान में लिखा हुआ है वो फाइनल है। तो सरकार ने जैसे पहले बाईपास किया था, पहले लिख दिया था संपत्ति का अधिकार तो था, फिर बाईपास करके कुछ लिख दिया। अब सरकार जो लिखने वाली है, पहले जो लिखा उसने जमींदारों के लिए था, अब जो सरकार लिखने वाली है वो है कोर्ट के लिए, क्योंकि इस बार उनकी जो टेंशन हो गई थी वो कोर्ट से हो गई थी। तो अब यहाँ पर सरकार क्या लिखती है, कोर्ट ने कहा कि आपके पास पावर नहीं है, तो जहां पर वो प्रोसेस लिखा हुआ था सरकार वहां पे लिख देती है पावर। उस अनुच्छेद का, उस आर्टिकल का डेफिनेशन चेंज करके वो लिख देती है पावर एंड प्रोसीजर। अभी तक तो प्रोसीजर लिखा हुआ था कि संविधान को चेंज करने का प्रोसीजर, अभी वो लिख देती है पावर एंड प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। शक्ति और तरीका संविधान को चेंज करने का, और पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। साथ ही साथ वो ये भी लिख देती है, जो शंकरी प्रसाद ने के केस में कोर्ट ने कहा था पहले केस में कि संविधान संशोधन तो लॉ ही नहीं है, वो यहाँ पर ये भी लिख देती है कि संविधान संशोधन लॉ नहीं है। तो अब एक बार फिर से जो है बॉल निकल के पार्लियामेंट, संसद, सरकार के पास आ गई कि अच्छा कोर्ट ने तो जजमेंट दिया, लेकिन हमने तो संविधान लिख दिया, और संविधान तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कोर्ट भी नहीं है, तो इसीलिए अब ये मान्य होगा। अब ये ऐसे ही चलता रहा। 1971 की बात है, 1971 जनरल इलेक्शन भी हुए थे, जिसमें कि इंदिरा गांधी और राजनारायण जो है रायबरेली से ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। और जो राजनारायण थे वो बड़े श्योर थे कि यार हम तो जीत ही जाएंगे। आपको पता होगा कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, और इस पर 1971 में राजनारायण बड़े श्योर थे कि जीत जाएंगे, लेकिन वो केस हार जाते हैं। तो वो अभी हम इसके बाद थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये 1971 में संविधान संशोधन हुआ, और ये कौन से नंबर का था, ये तो 24वें नंबर का, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब होता क्या है, 1973 में 1973 में एक केस होता है केशवानंद भारती। अभी जैसे मतलब प्रॉपर्टी की बात फिर से सरकार के पास आ गई थी, उसके पास ताकत आ गई थी प्रॉपर्टी लेने की, तो फिर से एक बार प्रॉपर्टी ली गई। इस बार प्रॉपर्टी ली गई एक मठ की, एक पूजा के मठ की। ये मठ था केरल में एडनीर मठ, और इसके मुख्य पुजारी थे केशवानंद भारती। ये जिन व्यक्ति की आप फोटो देख रहे हैं, ये अभी 2020 में ही इनका निधन हुआ है, और बड़े फेमस व्यक्ति हैं। और इनको ऐसा माना जाता है कि संविधान में एक बहुत बड़ा चेंज इनकी वजह से हुआ है। तो 1973 में ऐसा होता है। दरअसल हो क्या रहा था, जैसे सारी सरकारें भूमि जो सुधार अधिनियम बना रही थी, ऐसी केरल की सरकार ने भी 1963 में बनाए थे, और उन नियमों के अनुसार इनकी जमीन जो है वो जा रही थी। अब ये काम हो रहा था 1972 में, 63 में बनाए थे, उसके बाद धीरे धीरे हो रहा था। अब इनकी जमीन जाती है मठ की। अब ये क्या कहते हैं कि मेरे पास
तो मठ है जो मेरी एकमात्र संपत्ति, उसका अधिकार है, इनकम का सोर्स है। मेरे पास कोई और दूसरा इनकम का सोर्स भी नहीं है। और इससे अलग संपत्ति का अधिकार तो है ही, लेकिन इससे अलग ये मेरा पूजा का अधिकार, आपको एक अधिकार ये भी है कि अगर आप कोई धार्मिक संप्रदाय है तो आप संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, मतलब पूजा धर्म से संबंधित एक अधिकार आपके पास है। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बेस बनाया। जब हम एडवांस लेवल पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ सारा उस चीज़ का खुलासा करेंगे। तो यहाँ पर इनकी संपत्ति ली जा रही थी, इन्होंने केस डाला कोर्ट पे और केस चला 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब यहाँ पर चीज निकल के आती है कौन सी वाली, जब आंटी जी को ये समझ में आ गया कि ये तो कलाकार आदमी है, ये तो ऐसे नहीं मानेगा, अगर इसको बोल देंगे कि इस दीवार पे नहीं, छत पे नहीं, तो ये तो बाथरूम ढूंढ लेगा, बाथरूम नहीं तो लॉबी ढूंढ लेगा, लॉबी नहीं तो फर्श ढूंढ लेगा, फर्श नहीं तो किचन ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ ये ढूंढता रहेगा। ऐसी लाल नहीं तो पीला कपड़ा पहनाएगा, पीला नहीं तो काला कपड़ा पहनाएगा, अजीबोगरीब। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल चीज ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, पार्लियामेंट आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, संविधान में आपके पास पूरी पावर। अगर चेंज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या है। समय के साथ चीजें बदलती रहनी चाहिए, अगर बदलेंगी नहीं तो टूट जाएंगी, बहुत रिजिड अगर होंगी तो वो टूट जाएंगी, सीधी सी बात है। एक टाइम ऐसा था जब इंटरनेट वो हो रहा था, 3G से 4G हो रहा था, तो एक व्यक्ति थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि यार 4G की ज़रूरत क्या है, कौन व्यक्ति मोबाइल में टीवी देखना पसंद करेगा। वो समय था और आज आप देख सकते हैं क्या समय है। बहुत सारे लोगों के लैपटॉप टीवी हो सकता है कई दिनों से खुले ना हो, तो समय के हिसाब से चेंज की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है पार्लियामेंट साहब, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते, आप घर के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते, आप दुकान के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते, आप मेरे घर के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको आज़ादी है, आप जो चाहे वो करो, जो चाहे बेचो, जो चाहे पहनो, जो चाहे खाओ, जो चाहे घर में करो, सब कुछ आज़ादी है। ठीक उसी तरीके से आप संविधान में जो करना है करो, पन्ने फाड़ो, 395 से 4000 प्रोविजंस बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। अब फिर से एक बार जो बॉल थी वो पार्लियामेंट से निकल के किसके पास आ गई, कोर्ट के पास। कोर्ट ने कहा कि अब अगर आप कुछ बनाओगे, हमें लगा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो हम खच उसको खत्म कर देंगे। अब क्या होता है कि सरकार इस चीज का अनुमान तो बिल्कुल ही नहीं लगा रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी खुन्नस में वो क्या करते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार, जो A.N. रे हैं, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे और जिन्होंने सरकार के फेवर में फैसला सुनाया था, उनको चीफ जस्टिस बना देती हैं सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल एक प्रथा अब तक ये चलती आ रही थी कि जो भी सबसे उम्र दराज होगा सुप्रीम कोर्ट में वही चीफ जस्टिस बनेगा, वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने वो 1973 के फैसले के एवज में A.N. रे को 3 जजेस को बाईपास करा। इनसे पहले 3 जजेस थे जो सीनियर थे और इनको चीफ जस्टिस बना दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने तुरंत ही थोड़े दिन बाद ही फिर से 13 जजेस की बेंच बुलाई। ये 13 जो जज हैं उन्होंने केशवानंद भारती केस में ये फैसला दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें या कोर्ट को उस 13 या फिर उससे ज़्यादा जजेस की बेंच बिठानी पड़ेगी, या तो 13 हो या 15 हो। तो इसीलिए इन्होंने फिर से एक 13 जजेस की बेंच बुलाई कि चलो भाई, जो केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसको रिव्यू करते हैं। तो यानी कि वो सरकार का पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन 2 ही दिन बाद क्या होता है, 12 जजेस एक तरफ हो जाते हैं और ये बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। अब जब सरकार को ये लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से उन्होंने वो तरीका अपनाया जो अब से पहले वो करते आ रहे थे कि भाई जो संविधान में लिखा है वो फाइनल है, और फिर से संविधान को चेंज करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, 1975 में जो इंदिरा गांधी, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 1971 में इनका इलेक्शन हुआ था, जब 24वां संविधान संशोधन हो रहा था, उसी समय इंदिरा गांधी ने चुनाव जीते थे। लेकिन राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस डाला कि इंदिरा गांधी ने शराब बांटी है, पैसे बांटे हैं और सरकारी लोगों का इस्तेमाल करा है, और इसी वजह से ये इलेक्शन जीती हैं। तो 1975 में इलेक्शन को घोषित कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अमान्य कि भाई इंदिरा गांधी जी, आपका इलेक्शन अमान्य है, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस, बेईमानी से इलेक्शन जीता है, और इसी वजह से आगे 6 साल के लिए आपको चुनाव लड़ने से रोका जाता है। यह जजमेंट आया 12 जून 1975 को। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चल रहा था, तो वो 24 जून को एक स्टे लगाता है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। वो क्या कहता है, कंडीशनल स्टे, कि ऐसा कुछ नहीं है, पर
इंदिरा गांधी को एक तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन जो भी प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह है वो नहीं मिलेगी, और दूसरा ये संसद में बैठ नहीं पाएंगी। तो इससे ये संतुष्ट नहीं हुई और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। 25 जून को इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाने के बाद एक नियम कानून बनाया, फिर से एक बार संविधान में चेंज करा, और चेंज करके क्या लिखा, जो संविधान में लिखा है वो फाइनल है, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के, आपके प्रेसिडेंट के, आपके वाइस प्रेसिडेंट के और लोकसभा स्पीकर के, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जब आपने संविधान में लिख दिया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आप पे फैसला सुना सकता है, आप तो प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन इस केस में, इस 1975 के इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, निष्पक्ष फ्री इलेक्शन। भाई बेईमानी से करे हुए इलेक्शन क्या, बेईमानी से अगर समाज में देखें तो हर तरीके की बेईमानी हमारे समाज के खिलाफ है। इसी पर 1975 में जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती से निकल के आया था, कोर्ट ने उसको माना और कहा कि भाई आपका जो इलेक्शन है, वो जो इलेक्शन का तरीका है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसीलिए जो आपने संविधान में संशोधन किया है कि आपके इलेक्शन को हम नहीं देख सकते, ये अमान्य है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या होता है, फिर से सरकार 1976 में जो चेंज करती है कि सरकार के पास फिर से वो ताकत आ जाए कि वो संविधान में संशोधन कर सके, मूल अधिकारों में संशोधन कर सके। वो क्या करती है, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसने संविधान में बहुत सारे चेंज करे, लेकिन हम बात करेंगे अभी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो ये जहां पर प्रोसेस लिखा हुआ था कि आपको अगर संविधान चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो वहां पर ये 2 प्रोविजन जोड़ती हैं। क्या प्रोविजन जोड़ते हैं कि एक तो ये कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, सरकार है, उसको असीमित पावर है संविधान के संशोधन की, बिल्कुल ब्रह्मांड से भी परे, तीनों लोक से भी परे इनके पास पावर है, असीमित है, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह है। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा कि वो जो संविधान संशोधन होगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में नहीं देखा जाएगा। यानी कि अब आपका संसद आपसे मूल अधिकार ले सकता है, अगर वो ठीक है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक तरीके के लिए लिया है, लेकिन अगर वो गलत है तो कोर्ट उस पर ये नहीं देख सकती कि भाई ये सही है या गलत है। तो कोर्ट का काम ही ये है कि सही है या गलत है, और वो यही ना कर पाए तो फिर कोर्ट का फायदा क्या। तो यहाँ पर एक बार कोर्ट, संविधान के थ्रू कोर्ट से उनकी ये पावर ले ली गई कि वो मूल अधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों पर कुछ ना कह पाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये तो गलत। अब 1980 में एक केस होता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या होता है कि जो बेंगलोर की मिनर्वा मिल्स थी, जो कि टेक्सटाइल मिल्स थी, सरकार उनको अपने कब्जे में ले लेती है और उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है। क्या कहती है कि ये मिल आप सही तरीके से नहीं चला पा रहे हो, मैनेजमेंट ही खराब है, और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में वो अपने कब्जे में कर लेती है। अब यहाँ पर एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मिल में एक व्यक्ति ऐसे थे जो काम करते थे यहाँ पर, जिनके बेटे ने आगे जाके हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, लोग सपने कर देखते थे उसमें जाने के लिए। तो नंदन साहब, तो यहाँ पर मिनर्वा मिल्स जब कब्जे में आ गई तो जाहिर सी बात है जो ओनर है वो तो केस डालेगा ही डालेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जो आपने ये 42वें संविधान संशोधन से चेंज करे थे कि आपके पास असीमित पावर है और आपके पास कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकता उस पर, उसको वो खारिज कर देती है। और वो कहती है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन है, यानी कि कोर्ट ये देखना कि भाई कोई जो नियम या कानून है वो सही या गलत है, वो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसीलिए ये आप उनसे नहीं छीन सकते, और इसीलिए ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे इसका इवोल्यूशन हुआ शंकरी प्रसाद से गोलकनाथ से केशवानंद भारती, और आज के टाइम पे ये बेसिक स्ट्रक्चर मान्य है। सरकार कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो अगर आपको ये समझ में आए, ये बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, समाज के बहुत ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट में ना हो। चंद लोगों के इंटरेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के अगर इंटरेस्ट में खिलाफ है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। और कोर्ट समय के हिसाब से
जो जजमेंट आ रहा है, जो केस चल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में मानेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार कोई टैक्स का नियम कानून बनाती है, अब सरकार के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो टैक्स से संबंधित नियम कानून बना दे, पर सरकार क्या कहती है, ये कहती है कि आपकी जो इनकम है उसका 85% आप टैक्स में दोगे। मतलब आप 10,000 रुपये अगर कमा रहे हैं तो 85-100 रुपये आप सरकार को टैक्स में देंगे। बतौर अथॉरिटी, बतौर नियम और कानूनों के अनुसार सरकार ये काम कर सकती है, लेकिन क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपनी जिंदगी खुशनुमा खुशहाल तरीके से कैसे जी पाएंगे? तो मान लीजिए अगर ये सरकार करती है तो, और कोई ना कोई केस तो करेगा ही, और जब केस होता है तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा कि भाई प्रॉस्पेरस लाइफ, आपका एक सुखमय जीवन जो है वो एक हर इंसान की चाहत है। तो हो सकता है वो ये कहे कि भाई सुखमय जीवन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसीलिए ये जो नियम कानून आपने बनाया है इसके आपको बनाने की अथॉरिटी तो है, लेकिन ये इनवैलिड है, ये अघोषित है। तो ये आज ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए, और कोई अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।